Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. मौजूदा समय में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है? कुछ विकल्प बताती हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्योंकि उनके पास परमाणु बम का बटन है, या फिर सऊदी अरब के सुल्तान क्योंकि उनके पास अथाह तेल और पैसा है। और फिर नाम आता है तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति का, रेसिप तय्यप एर्दोआन। तुर्की वैसे तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी राज्य सभी धर्मों को समान नजर से देखता है, फिर भी एर्दोआन को सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता माना जाता है। इसकी कई वजहें भी हैं। मसलन नेटो में होने के बावजूद उन्होंने रूस से रिश्ता रखा है। जियोपॉलिटिक्स में उनकी हरकत मायने रखती है। वो एक दफ़ा तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर चुके हैं, और तो और वो अपने समर्थकों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं। एर्दोआन 20 सालों से तुर्की की सत्ता चला रहे हैं। मुल्क की राजनीति में उनका दबदबा रहा है, मगर अब कुर्सी दरक रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता की कुर्सी छिन जाएगी, फकत चंद दिन और। दरअसल 14 मई को तुर्की में चुनाव होने जा रहा है, और इसमें एर्दोआन जीत के सबसे बड़े दावेदार नहीं है, कोई और है। कौन है वो, विस्तार से आपको बताएंगे और जानेंगे तुर्की का पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है और इस बार के चुनाव में क्या क्या दांव पर लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी तुर्की के चुनाव की। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए। ये तुर्की का नक्शा है। तुर्की वेस्ट एशिया का देश है। इसका एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। 2021 की जनगणना के मुताबिक मुल्क की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है। ये दो तरफ से समंदर से भी घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ ब्लैक सी, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागर है। इसके पड़ोसी देश हैं इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया। इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है, मगर राजधानी अंकारा है। टाइम जोन की बात करें तो तुर्की भारत से 2.5 घंटा पीछे। अगर भारत में दिन के 2:30 बजते हैं तो तुर्की में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। नई दिल्ली से अंकारा की दूरी लगभग 4200 किलोमीटर है। तुर्की से भारत का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने खिलाफत खत्म करने का ऐलान किया। उस समय ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को खलीफा का दर्जा मिला हुआ था। उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता माना जाता था। जब ब्रिटेन ने खिलाफत हटाने की घोषणा की, तब इसका भारत में भी विरोध हुआ। इस कैंपेन को महात्मा गांधी ने लीड किया था। इसको इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना गया। हालांकि यह आंदोलन नाकाम रहा। अब कुछ तारीखों पर गौर करते हैं, ताकि अभी का माहौल ठीक ठाक हमें समझ आ जाए। 1923 तुर्की की संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली ने तुर्की को गणतंत्र घोषित कर दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क देश के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें विरासत में एक बिखरा साम्राज्य मिला था। उन्होंने इसे संभाल कर नई दिशा दी। उनके शासन के दौरान ही तुर्की सेकुलर बना। आधुनिक पहचान को बढ़ावा दिया गया। अतातुर्क ताउम्र राष्ट्रपति पद पर बने रहे। उन्हें आधुनिक तुर्की का सबसे महान नेता भी माना जाता है। 1938 में अतातुर्क की मौत हो गई। 1945 तुर्की दूसरे विश्व युद्ध में न्यूट्रल बना रहा। फिर फरवरी 1945 में उसने जर्मनी और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन उसके सैनिक युद्ध के मैदान में नहीं उतरे। उसी बरस अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। तुर्की इसका संस्थापक सदस्य था। 1950 तुर्की में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए। विपक्ष में बैठने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई। 1952 तुर्की ने न्यूट्रल पॉलिसी को तिलांजलि देकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की मेंबरशिप ले ली। 1960 सेना ने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद कई और भी मौकों पर सेना ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। कई दफा वे सफल भी हुए। 1996 वेलफेयर पार्टी ने सरकार बनाई। 1922 के बाद से तुर्की की ये पहली प्रो मुस्लिम सरकार थी। पार्टी इस्लाम को राजकीय धर्म बनाने के पक्ष में थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। 1998 में वेलफेयर पार्टी पर बैन लगा दिया गया। एर्दोआन ने इसी पार्टी के टिकट पर 1994 में इस्तांबुल के मेयर का चुनाव जीता था। 1998 एर्दोआन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। उन्हें मेयर के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। जेल से छूटकर आए तो वेलफेयर पार्टी बंद हो चुकी थी। एर्दोआन ने तब वर्च्यू पार्टी ज्वाइन की। कुछ समय बाद इस पर भी बैन लग गया। फिर उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि AKP पार्टी बनाई। इसकी विचारधारा रूढ़िवादी है।
2002 अर्दोआन की पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया, मगर वो खुद संसद नहीं जा पाए। 1998 में मिली सजा के कारण फिर उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। 2003 14 मई को अर्दोआन ने तुर्की के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। 2014 अर्दोआन पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। उस समय तक तुर्की में राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां नहीं होती थी, लेकिन अर्दोआन पीएम के तौर पर चौथा टर्म भी नहीं ले सकते थे। इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अर्दोआन चुनाव जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने पर जोर दिया। 2016 अर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रची गई। उस समय वो छुट्टियां मनाने गए हुए थे। उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान वर्चस्व स्थापित करने पर लगा दिया। बदले की कार्रवाई के तहत स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को बैन कर दिया गया। विपक्षी नेता फतेहुल्लाह गुलेन से जुड़े लोगों को किनारे किया गया। विरोध की गुंजाइश बेहद कम कर दी गई। अर्दोआन नई व्यवस्था लेकर आए। नए सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया। जनमत संग्रह के जरिए राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां दे दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ही सरकार और राज दोनों का मुखिया बन गया। 2018 नई व्यवस्था में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें अर्दोआन ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। अर्दोआन तुर्की की सत्ता के शीर्ष पर 20 सालों से बने हुए हैं, पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति के तौर पर। उन्होंने सत्ता पर इतनी मजबूत पकड़ कैसे बनाई? अर्दोआन की जर्नी कैसी रही है? हमने पूछा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सर कमर से। उन्हें सुनिए। एर्दोआन जो है वो एक कंजर्वेटिव लीडर की तरह उभरे 1990s। वो पहले जो है इस्तांबुल के मेयर थे और उस वक्त वो काफी पॉपुलर रहे और उस पॉपुलैरिटी को बाद में उन्होंने एक कैपिटलाइज किया। कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो थी तुर्की में, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो उभर कर आए। उन्होंने कुछ पुराने लीडर्स जो तुर्की के थे उनके साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जो कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जो अभी एर्दोआन की पार्टी है और उसको तुर्की में आक पार्टी कहते हैं, AKP शॉर्टर फॉर्म में। और 2002 में ये पार्टी सत्ता में आई। उस वक्त एर्दोआन इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्योंकि उस वक्त वो जेल में थे। वो पॉलिटिकल एक तरह से कहें तो उनके कुछ एक्टिविटीज की वजह से वो जेल में थे। फिर जब वो जेल से बाहर आए फिर उन्होंने वो प्रधानमंत्री बने तुर्की के। और इस तरह से वो उन्होंने काम किया तुर्की के पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, फॉरेन पॉलिसी पे कि वो बहुत बहुत पॉपुलर हुए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उनको तुर्की के फाउंडर या फादर ऑफ द टर्किश रिपब्लिक जो कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उनसे उनका कंपैरिजन किया जाने लगा। और ये चला तकरीबन 2010 तक, जब तुर्की की इकोनॉमी काफी अच्छी करती रही, तुर्की की राजनीति में काफी नई नई चीजें होती रही। उनको डेमोक्रेटाइजेशन कहा गया कि तुर्की में डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। एक तरह से तुर्की को कहा जाने लगा कि ये इस्लामिक कंट्रीज के लिए एक मॉडल कंट्री है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है और फिर इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। 2010 में अगर आपको याद होगा, जब अरब स्प्रिंग 2010 के आखिरी में दिसंबर में स्टार्ट हुआ ट्यूनीशिया में, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई अरब वर्ल्ड में, पूरे वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट रीजन में। उस वक्त भी तुर्की काफी पॉपुलर बना पूरे इस इलाके में। और एर्दोआन उस वक्त बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए। उन्होंने पूरे इलाके में तुर्की मॉडल को फैलाने का एक जिम्मा, एक बेड़ा उठाने का अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। और ये जो है उनके लिए एक अनरेवलिंग हो गया और उसके रिपरकशंस जो हुए वो घर में हुए, इन द सेंस के तुर्की के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हुए, जहां पे बहुत सारी चीजें होने लगी। अब कुछ अपोजिशन हुआ, डिसेंट हुआ, तो उसको उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की। उनकी वजह से ये हुआ कि भाई ये तो वैसे लीडर नहीं है जैसे पहले थे, इनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी आ रही है। फिर कू की कोशिश हुई वहां 2016 में, उसको उन्होंने सप्रेस, कू को तो फेल हो गया, उसको उन्होंने रिवर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सप्रेशन का दौर चला में वो बहुत ज्यादा चला, तो उसकी वजह से एक सर्टेन स्टेज के बाद पॉपुलर हुए। उसके बाद फिर उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई, तुर्की में भी और तुर्की के बाहर। फिर 2018 में 17-18 में उन्होंने तुर्की के पॉलिटिकल सिस्टम को ही चेंज कर दिया।
जो 1923 में पार्लियामेंट्री सिस्टम तुर्की में स्टार्ट हुआ था, एर्दोगान ने उनको चेंज कर दिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और खुद प्रेसिडेंट भी बन गए, और उन्होंने खुद हेड ऑफ द स्टेट भी बन गए और खुद हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बन गए। तो पूरा एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके हाथ में आ गया, और जिसकी वजह से कहा जाए तो तुर्की में अभी ये सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मानी जाती है। तुर्की में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 बरस का होता है। जून 2023 में पिछली सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसी की खातिर 14 मई को वोटिंग होने वाली है। इस दिन लगभग 6.5 करोड़ वोटर संसद के सदस्यों का चुनाव भी करेंगे। हालांकि जब से राष्ट्रपति के पद को ताकतवर बनाया गया तब से संसद की अहमियत काफी घट गई है, इसलिए हमारा फोकस राष्ट्रपति चुनाव पर ही रहेगा। अब ये जान लेते हैं कि तुर्की में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्र दोनों के मुखिया होते हैं। उनके पास मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मंत्री स्थानीय स्तर पर गवर्नर्स और दूसरे अधिकारियों को अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति का न्यायपालिका में भी भरपूर दखल रहता है। सीक्रेट सर्विस और बड़ी धार्मिक संस्थाएं भी सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती हैं। एर्दोगान राष्ट्रपति होने के साथ साथ अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं। इस तरह उन्होंने सरकार और पार्टी में अपना वर्चस्व कायम करके रखा है। राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? डायरेक्ट वोटिंग के जरिए, यानी जनता सीधे वोट डालती है। कैंडिडेट कैसे तय होते हैं? 2 तरीके हैं। पहला, पार्टी के द्वारा। जिन पार्टियों को पिछले संसदीय चुनाव में कम से कम 5% वोट मिले हों वो राष्ट्रपति चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार सकती हैं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर किसी योग्य उम्मीदवार ने कम से कम 1 लाख समर्थकों का सिग्नेचर जुटा लिया, वो भी राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा बन सकता है। और दूसरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर किसी योग्य उम्मीदवार ने कम से कम 1 लाख समर्थकों के सिग्नेचर जुटा लिए तो वो भी राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा बन सकता है। विजेता कैसे चुना जाता है? इसके लिए किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोटों की दरकार होती है। अगर पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार इस सीमा को पार नहीं कर पाता तब दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। इसमें पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच टक्कर होती है। इसमें पहले नंबर पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। पहले राउंड की वोटिंग तो 14 मई को होनी है। अगर मामला फंसा तो दूसरे राउंड की वोटिंग 28 मई को होगी। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? कुल 4 हैं। पहले हैं मौजूदा राष्ट्रपति और आक पार्टी के नेता एर्दोगान। दूसरे हैं विपक्षी गठबंधन यानी टेबल ऑफ 6 के उम्मीदवार कमाल कोर्दोग्लू। उनके गठबंधन में कुल 6 पार्टियां हैं, इसी वजह से टेबल ऑफ 6 इसे कहा जाता है। तीसरे हैं मुहर्रम इंस। उन्होंने 2018 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। और चौथे हैं दक्षिणपंथी नेता सिनान ओगान। इस बार का चुनाव खास क्यों है? क्योंकि 20 वर्षों में पहली बार एर्दोगान की कुर्सी डामाडोल नजर आ रही है। अभी तक उन्होंने साम दाम दंड भेद की विधि अपनाकर अपनी कुर्सी बचा रखी थी, लेकिन इस दफा जनता उनसे नाराज नजर आ रही है। चुनाव से पहले आने वाले पोल्स के मुताबिक एर्दोगान अपना बेस खो रहे हैं। इसके चलते एक नए नेतृत्व की जगह खाली हो रही है, जिसको भरे हैं टेबल ऑफ 6 के कमाल कोर्दोग्लू। कमाल को तुर्की का गांधी बताया जाता है। वो एर्दोगान की निरंकुश नीतियों की मुखालफत करते हैं। उन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीतने के 2 बरस के अंदर संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां घटाई जाएंगी और संसद को मजबूत बनाया जाएगा। हमने एक्सपर्ट से पूछा कोर्दोग्लू की कहानी क्या है, उन्होंने इतने कम समय में इतना समर्थन कैसे जुटाया। कलीचदारोग्लू एक ऐसे उनको उनका एक नाम भी है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जो पॉपुलर पॉलिटिक्स में उनको कहा जा रहा है, उनको टर्किश गांधी बोला जा रहा है टर्की के इलेक्शन के कैंपेन में। तो वो क्यों? थोड़ा सा उनके एक तो गोल टच में है इसलिए, और दूसरी ये कि वो प्रोवोक नहीं होते किसी भी हाल में। बहुत ज्यादा कोशिश की गई है उनके ऊपर, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है पिछले 2-3 साल में। उनको पब्लिकली प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। एक बार तो उनको लिंच करने की कोशिश की गई थी, वो फ्यूनरल में गए थे, उनको लिंच करने की कोशिश, तो वो नहीं, प्रोवोक नहीं हुए। उसके बाद भी उनका पब्लिक जो स्टेटमेंट रहा वो पीसफुल रहा, वो गुस्से में नहीं आए। तो इस वजह से धीरे धीरे खास करके जो यंगर जनरेशन के लोग हैं तुर्की में, इवन जो थोड़ा रिलीजियस ओरिएंटेशन के यंगर जनरेशन के लोग हैं, उनको वो पसंद आने लगे। प्लस उन्होंने एक और चीज किया है कि वुमेन इश्यूज पे, जिस तरह से एर्दोगान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन लीडर माने जाते हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन, ऑन इश्यूज ऑफ वुमेन, ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म, ऑन कुर्दिश इश्यूज, उस पे बहुत ज्यादा एर्दोगान स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप का पोस्टर वो करते हैं। थोड़ा सा
आराम से बात करते हैं इन्हीं सब चीजों पे। वो बोलते हैं कि सबको लेके चलना चाहिए। उनके जो बहुत सारे एडवाइजर्स हैं दे आर वुमेन। उनके जो बहुत सारे एडवाइजर्स हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग हैं। इसकी वजह से भी वो एक अच्छे लीडर की तरह उभरे हैं, ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरा ये, वो एक ब्यूरोक्रेट है, मतलब पहले पुरानी ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, और ज्यादातर लाइफ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा है, जिसकी वजह से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो उनकी एक, कहा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट मानी जाती है। और 2010 से वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। तुर्की के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, सीएचपी पार्टी जो जमहूरियत पार्टी है उसके लीडर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत मंझे हुए राजनीति के लीडर हैं, बहुत मंझे हुए लीडर हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से वो काफी पॉपुलर होकर उभरे हैं। और अभी तक इतनी क्लोज कैंपेनिंग चल रही है, अभी तक वो प्रोवोक नहीं हुए, किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं की है जिसको कहा जाए कि एर्दोगान के पर्सनालिटी के अगेंस्ट अटैक किया गया हो किलिचदारोग्लू की तरफ से। अल्टरनेटिवली अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो लगातार जो है वो एर्दोगान उनकी पर्सनालिटी पे, उनके बैकग्राउंड पे, उनके रिलीजियस बिलीफ पे, इन सब चीजों पे भी कई बार अटैक किया गया है आक पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा एक सिंपैथी भी मिल रहा है। तो इन सब रीजंस से मैं कहूंगा कि वो काफी पॉपुलर लीडर है। कोर्डोग्लू के प्रभावशाली होने का सीधा संबंध अर्दोगान के घटते प्रभुत्व से है। ये कैसे हुआ, सुनिए। ये दो चीजें मैं कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि पहली बार नहीं है कि एर्दोगान की कुर्सी खतरे में है। 2015 में, 2015 के इलेक्शन जब हुए थे, जब तुर्की में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस वक्त एक्चुअली आप पार्टी एकेपी, एर्दोगान की पार्टी, वो इलेक्शन हार गई थी। तो जून 2015 में इलेक्शन हार गई थी, उनकी पार्टी माइनॉरिटी में आ गई थी, लेकिन कोई और पार्टी भी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलायंस बनाया। फिर एक तरह से कहें तो फ्लैश इलेक्शन हुए नवंबर 2015 में, जिसमें इंसिडेंटली इनको मेजोरिटी मिल गई आक पार्टी को। सो विद इन जून जून से लेकर नवंबर के बीच में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ अलायंस बनाया नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ, जो सेक्युलर नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनके साथ अलायंस बनाया और वो इलेक्शन जीत गए। तो सबसे पहली बात यह कि ये पहली बार खतरा नहीं है। 2018 के इलेक्शन में भी ये कहा जा रहा था कि एर्दोगान की कुर्सी खतरे में हो सकती है, लेकिन फिर से वो जीत गए इलेक्शन, बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे 2018 में। इस बार ये बात बिल्कुल सही है कि अब तक की जो पिछले 20 साल की तुर्की की राजनीति देखें तो एर्दोगान पहली बार वो खुद ऐसा शायद महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है उनको एक ऐसी चुनौती मिल रही है जो कि बहुत मुश्किल है। अभी तक मैं ये कहूंगा कि अभी तक ये कह देना कि एर्दोगान इलेक्शन हार ही जाएंगे, मैं इस पे थोड़ा सा डिफर करता हूं। मुझे अभी अभी अगर आप ओपिनियन पॉल के नंबर्स देखेंगे, रेटिंग्स देखेंगे, तो बहुत नेक टू नेक है, 47-43। किलिचदारोग्लू जो सीएचपी पार्टी के लीडर है, सीएचपी पार्टी वो पार्टी है जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने फाउंड की थी, वो पार्टी है जो फाउंडिंग पार्टी है तुर्की के रिपब्लिक की, टर्किश रिपब्लिक। उसके एक लीडर हैं, 2010 से ये उस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 3 बार इलेक्शन हारने के बाद भी पता नहीं क्यों ये अभी तक पार्टी के प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। उनको अंदरूनी तौर पर पार्टी से भी बहुत चाहे। 2 बार जो एक अदर तीसरे प्रेसिडेंशियल लीडर हैं जो कि सीएचपी के एक तरह से टूटे हुए लीडर हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया था पार्टी के प्रेसिडेंसी के, लेकिन वो फिर भी जीत गए। इस बार उनकी जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग इसलिए हो गई है, मजबूत इसलिए हो गई है क्योंकि 6 पार्टी की अलायंस बना दी है। कुछ उसमें से ऐसी पार्टी है जो पहले एक ही पार्टी की
हिस्सा थी या फिर उनके साथ अलायंस थी कि या उनके अलायंस पार्टनर की पार्ट साथ में थे वो लोग, उनसे ब्रेक अवे होके इधर आ गए। तो इसलिए थोड़ा सा उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है, वोटिंग बेस है, वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो गया है। अगर हम अर्दोआन के घटते प्रभुत्व पर गौर करें तो कई चीजें हमें समझ में आएंगी। मसलन तुर्की में चल रहा आर्थिक संकट, सीरियाई शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, लोकतंत्र पर चोट, फरवरी 2023 में आए भूकंप में सरकार की नाकामी आदि। कोर्दोग्लू ने इन्हीं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया और इसी की बदौलत वो चुनाव से पहले भरपूर समर्थन हासिल कर रहे हैं। हमने पूछा कि इन मुद्दों का इस बार के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दो मुद्दे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन और डेमोक्रेटिक स्लाइडिंग, दूसरा इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इकोनॉमी है। अगर तुर्की के पिछले 5-7 साल की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो लगातार टर्की G20 का मेंबर है, मतलब दुनिया के 20 बड़े इकोनॉमी में गिना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेट हो गई है, एंड दिस हैज बीन एर्दोगान्स अनडूइंग इन अ वे। सो मैंने शुरू में कहा था कि जब शुरू में एर्दोगान बहुत पॉपुलर थे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी इकोनॉमिक सक्सेस थी, उनके गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सक्सेस थी। वो चीज वो समहाउ वो मोजो जो उनके अंदर था वो खो रहे हैं या खो चुके हैं। वो बहुत एक एक जस्ट कोविड से जस्ट पहले 2019 में कुछ उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस लिए थे, कुछ अपनी ऐसी चीजें की थी जिससे लग रहा था कि शायद इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर जाएगी। फिर कोविड हो गया, उसके बाद फिर कंप्लीटली वो उनके नहीं हो पाया। फिर यूक्रेन क्राइसिस शुरू हो गया, उसकी वजह से भी कुछ चीजें हुई। टर्की का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा टूरिज्म से होता है, टूरिज्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। यूरोपियन और रशियन टूरिस्ट जो आते थे वो बहुत कम हो गए हैं। फिर तुर्की की जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, एक वर्ड है, एक फ्रेज है, वो जो है बहुत ज्यादा हुआ है तुर्की में। पिछले अगर आप 7-8 साल की तुर्की की हिस्ट्री निकाल के देखें तो बहुत ज्यादा सप्रेशन, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया है एर्दोगान ने। जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे एकेडमिशियंस जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे उनको रैंडमली डिसमिस कर दिया गया, बहुत सारे मिलिट्री में जो लोग थे उनको डिसमिस कर दिया गया, कुछ जेल में हैं, कुछ को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। तो एक डर का माहौल भी तुर्की में बना है। तो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की जो इशू है उस पे एर्दोगान की बहुत ज्यादा एक तरह से कहे तो क्रिटिसिज्म हुई है, तुर्की में भी और तुर्की के बाहर से भी, जिसकी वजह से ये दो मेन रीजन है। दूसरी दूसरी रीजंस भी हैं, जैसे कि कुर्दिश इशू है जिसपे एर्दोगान ने इनिशियली ट्राई किया था कि उसको रिजॉल्व कर दें, बट वो रिजॉल्व नहीं कर पाए, फिर उससे बहुत हार्ड लाइन हो गए। फिर फॉरेन पॉलिसी इशू है, उन्होंने जिस तरह से तुर्की के आसपास के देशों में, सीरिया में, इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन किया, उसको लेके तुर्की में और तुर्की के बाहर उनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई। तो ये सब रीजंस भी हैं, बट जो दो मेन मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, दोनों की वजह से उनकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही है। अब जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस बार के चुनावी नतीजों से पश्चिमी और इस्लामी देशों के साथ रिश्ते में क्या अंतर आएगा? पूरी दुनिया जो है अभी वो तुर्की की इलेक्शंस को देख रही है। पश्चिमी देश देश देख रहे हैं, मुस्लिम देश वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में वो देख रहे हैं, इंडिया देख रहा है, एशियन कंट्रीज देख रही है। हर कोई जो भी थोड़ा सा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो इस इलेक्शंस को बहुत ही गौर से, बहुत ही डीपली देख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हो रहे हैं, कैंपेन अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो रहे हैं। अब जहां तक बात है नीतियों का, एर्दोगान हारेंगे कि नहीं हारेंगे ये तो अब रिजल्ट ही बताएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हारेंगे तो छोड़ेंगे सत्ता या बने रहेंगे, लड़ाई करेंगे, कुछ झगड़ा हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, क्या कुछ भी हो सकता है, और इलेक्शन में कुछ रिगिंग करके जीत जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैनिपुलेशन करके जीत जाए इलेक्शन। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी
डिस्कशन हो रही है। बट अगर एर्दोआन हार जाते हैं तो इमीडिएटली चेंज हो जाएगी बाकी देशों की नीति तुर्की की तरफ और तुर्की की नीति दूसरे देशों की तरफ। ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। ये डिपेंड करेगा कि तुर्की की राजनीति क्या होती है, नीति क्या होती है, और फिर वो किस तरह से उसको पोर्ट्रे करते हैं। दो दो बात है। एक ये कि कुछ सर्टेन चीजें हैं, जैसे टर्की की नेशनल इंटरेस्ट है, टर्की के सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उस पे दोनों पार्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंस है। जैसे अब कुर्दिश इशू है, उसमें दोनों रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दोनों उसको टेररिस्ट ही मानते हैं। जो पीकेके है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, दोनों उसको टेररिस्ट मानते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली जब नेशनलिज्म की बात आती है, टर्किश आइडेंटिटी की बात आती है, तो दोनों होमोजेनाइजिंग है। होमोजेनाइजिंग इन द सेंस कि वो इंक्लूसिव नहीं है। वो कुर्द्स को बोलते हैं कि आप भी तुर्की हैं, वो बाकी जो इथनिक माइनॉरिटीज हैं उनको ही बोलते हैं कि आप भी टर्किश ही हैं। उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप अलेवी हैं, अलेवी टर्किश हैं या कुर्दिश टर्किश हैं। तो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इंटरवेंशन की या इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तुर्की के अंदर, तो दोनों बहुत नेशनलिस्ट पार्टी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे शायद कंप्लीटली राजनीति या नीति चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजों में चेंज भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि किलिचदारोग्लू क्या करते हैं आगे चल के। अगर वो बनते हैं प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम 2018 से पीछे चला जाएगा या वापस जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो बहुत सारी चीजों पे होंगी। बट हाँ ये कहा जा सकता है कि देयर इज अ होप फॉर चेंज एंड देयर इज अ होप फॉर चेंज इन टर्किश पॉलिसी टुवर्ड्स अदर कंट्रीज एंड द वाइस वर्सा। और अब अंत में इंडिया कनेक्शन। भारत और तुर्की के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है? कौन सा नेता भारत के प्रति ज्यादा उदार साबित होगा? भारत और तुर्की के जो रिलेशंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेशन कुछ नया नहीं है, अभी का नहीं है, ये पुराना कॉम्प्लिकेशन। कोल्ड वॉर के टाइम अगर देखें तो भारत और तुर्की दो अलग अलग बिल्कुल कैंप में थे। भारत नाम का लीडर था, तुर्की वॉज पार्ट ऑफ वेस्टर्न अलायंस, नाटो का मेंबर और यूएस का अलाई, बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई। तो बिल्कुल अलग अलग कैंप में थे। पाकिस्तान भी तुर्की के साथ उसी कैंप का हिस्सा था, और तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। और भारत सोवियत से करीब था लेकिन नाम का लीडर था। तो तुर्की और भारत के संबंध कभी भी कोल्ड वॉर के टाइम में अच्छे नहीं रहे। 1990 में के दशक में भारत ने भी अपनी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी भी रिकैलिब्रेट हुई, नई नई चीजें आने लगी। तुर्की ने भी किया। तुर्की को भी कोल्ड वॉर के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो अर्ली 2000 के दशक में, मतलब 2001-2 में, देयर वाज अ वेरी स्मॉल, वेरी ब्रीफ मोमेंट, बहुत एक छोटा सा विंडो था। तुर्की और भारत के रिश्ते के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद अब बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। बट वो एकेपी पार्टी आ गई सत्ता में, और बहुत सारी चीजें बदल गई। एकेपी पार्टी के टाइम में भी तुर्की भारत के संबंध अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कमर्शियल रिलेशंस वो बढ़े हैं आगे। मतलब ट्रेड बढ़ गया, टूरिज्म बढ़ गया, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ गई। टर्की की कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, इंडियन कंपनीज ने टर्की में इन्वेस्ट किया। तो पिछले 15-20 सालों में अगर देखते तो इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट है वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ सकता था, जितना पोटेंशियल था। दो G20 कंट्रीज, इनका इतना बड़ा मार्केट, टर्की भी बड़ी कंट्री, बट तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं। उसकी वजह पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान फैक्टर है, तुर्की के संबंध पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है, और उसमें थोड़ा सा टर्की जो है हर चीजों में, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो या और इंटरनल इंडिया के इश्यूज हो, उस पर तुर्की हमेशा एंटी इंडिया पोजीशन लेता है, जो प्रो पाकिस्तान पोजीशन लेता है, जिसकी वजह जो इंडिया को पसंद नहीं है। और गलत भी है। गलत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये कंसिडर्ड पोजीशन नहीं, न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, और इंडिया के इंटरनल मैटर में इंडिया को तुर्की को
एक सर्टेन पोजीशन लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया तुर्की के इंटरनल मैटर्स में कोई पोजीशन नहीं ले। वो कुर्दिश जो रेबल्स हैं वहां के, उनको सपोर्ट नहीं करता है इंडिया। तो एक तरह से ये एक मुद्दा है। अब ये कहना मेरे ख्याल से शायद सही नहीं होगा कि दोनों में से कौन लीडर ज्यादा अच्छे बन के उभरेंगे। अब अगर एक तरह से कहें, देखा जाए तो हो सकता है कि लिज दारोगलू अब कुछ फॉरेन पॉलिसी चेंजेस लाएं तुर्की में, इमीडिएटली नहीं तो कुछ दिन में ग्रेजुअली। और हो सकता है कि उससे कोई एक नया मतलब भारत तुर्की के कॉम्बिनेशन रिलेशंस में कुछ नया बिल्कुल उभर के आए। बट कुछ भी कहना एक कॉन्फिडेंस से कि हाँ यही होगा, वो मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा। वो हम लोगों को देखना होगा कि क्या होता है, इलेक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं, उसके बाद बाकी चीजें कैसी होती हैं। इस चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बोलिविया से है। क्यूबा की क्रांति के नायक चे गुवेरा को पकड़ने वाले अफसर की मौत हो गई है। अफसर का नाम जनरल गैरी प्राडो सेल्मन ने 1967 में चे गुवेरा को पकड़ा था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने बोलिविया सरकार का साथ दिया था। चे को गिरफ्तारी के अगले ही दिन गोली मार दी गई थी। चे गुवेरा क्यूबा की क्रांति के हीरो माने जाते हैं। उनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। 23 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिण अमेरिका की लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, वो भी मोटरसाइकिल से। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे समाज दो हिस्सों में जी रहा है। एक तरफ लोग जहां दुनिया भर की हर सुख सुविधा से लबरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा समाज मौजूद है जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, बीमार होने पर इलाज नहीं था, मजदूरों गरीबों का शोषण हो रहा था। इन सब ने चे गुवेरा के मन में दबी उस आग को ज्वालामुखी बना दिया। इस यात्रा के बाद चे अपने शहर लौट आए और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। लेकिन इस यात्रा के बाद उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब खत्म हो चुका था। उन्होंने क्यूबा की बदहाल हालत को ठीक करने की ठानी। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। उन्होंने क्रांतिकारियों को गोरिल्ला युद्ध में माहिर किया। धीरे धीरे आंदोलन ने तेजी पकड़ी और साल 1959 में क्यूबा में तख्ता पलट हो गया। उस समय क्यूबा में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी। अमेरिका को डर हुआ कि चे दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट क्रांति ला सकते हैं, इसलिए वो भी चे के पीछे पड़ गया और अंत में उन्हें बोलिविया में पकड़कर मार दिया गया। दूसरी सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक शहर पड़ता है बाखमुत। यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से भयानक जंग चल रही है। इस लड़ाई में सबसे आगे येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप है। इनको यहाँ यूक्रेनी सेना से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। प्रिगोजिन लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी प्राइवेट आर्मी को पर्याप्त मात्रा में हथियार और गोला बारूदों की खेप नहीं मिल रही। जब शिकायत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला तो वैगनर ने यहाँ से पीछे हटने की चेतावनी दी। इसके लिए प्रिगोजिन ने रूसी सरकार को खत भी लिखा है। वैगनर के युद्ध में पीछे हटने से रूस बाखमुत में कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में साथ देने पुतिन के दोस्त रमजान कादिरोव सामने आए हैं। रमजान चेचन्या स्टेट के हेड हैं। उन्होंने अपनी अहमद फोर्सेस को बाखमुत में तैनात करने का ऑफर दिया है। कादिरोव की आर्मी को बेहद क्रूर माना जाता है। हम दुनियादारी में रमजान कादिरोव की कहानी सुना चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी सीरिया से। 12 साल बाद सीरिया की अरब लीग में वापसी हो गई है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में अरब लीग के 13 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की वापसी के पक्ष में वोटिंग की। हालांकि कुछ देश इससे नाराज भी हैं। इसमें कतर सबसे आगे है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 में हुआ था। उस समय इसमें 6 सदस्य थे। सीरिया की वापसी के बाद इसमें फिलहाल 22 मेंबर्स हैं। इसका मुख्यालय इजिप्ट की राजधानी काहिरा में है। अब सवाल ये कि सीरिया को निकाला क्यों गया था। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोही गुटों और देश की जनता का दमन किया था। इसी को आधार बनाकर सीरिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन अब अरब देशों ने अपना मन बदल लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सीरिया के अरब जगत में रिश्ते अच्छे होंगे। हमने दुनियादारी में सीरिया और ईरान की दोस्ती पर विस्तार से बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।